हेलो बच्चों, हम लोगों ने पहली क्लास में चेक किया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके मोशन में क्या इफेक्ट आता है, और अगर कोई पार्टिकल अगर मोशन में है इनिशियल वेलोसिटी लेकिन उसकी वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड है तो हम कैसे उसका मोशन को समझेंगे, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये सब हमने समझा था। अभी हम देखते हैं कि अगर जो पार्टिकल है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में पैरेलल नहीं है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ है उसके पास में, इस तरीके से अगर यहाँ हमारे पास एक फील्ड है, ये हम समझते हैं, और अब कुछ चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है। सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, हम मान लेते हैं कुछ वी नॉट, और ये कुछ एंगल थीटा के साथ में थी। तो अब हमको इसके मोशन को समझना है कि क्या होने वाला है, इसका मोशन किस तरीके से हमें नज़र आएगा वो हमें समझना है। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि पहले तो हमारे पास फोर्स कितना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए हम लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम हम ये समझ सकते हैं। ये एक्सेलरेशन हम बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आप अगर नहीं वो देखे वीडियो देखें तो आप उसको देखिए, आपको समझ आएगा। तो ये एक्सेलरेशन हमें मिलता है चार्ज पार्टिकल जब चलता है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस तरीके से। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हमको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जो है वो किसी एक रैंडम डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा पे है, तो हमें अब यहाँ पे दो डायरेक्शंस को डिफाइन करना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन कुछ एक्स डायरेक्शन है और ये कुछ डायरेक्शन वाई है। तो इस वेलोसिटी के भी हमें दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए, एक कंपोनेंट अलोंग द फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इस अलोंग द फील्ड को हमने एक्स डायरेक्शन बोला है जो कि वी कॉस थीटा कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर टू द फील्ड को हमने वी साइन थीटा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए। तो अगर हमें वेलोसिटी को अगर भी लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आई कैप एंड वी साइन थीटा जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड जो हमारे पास है वो भी हमारा ई है और वो आई कैप पे है। ठीक है, हमको फील्ड पता है, हमें वेलोसिटी पता है, इस फील्ड से आने वाला एक्सेलरेशन भी हमको पता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमने लिख लिया है, वो क्यू ई बाई एम है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसको भी हम क्यू ई बाई एम और ये भी आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि फील्ड की जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होने वाली है। तो हमको वेलोसिटी अभी हमें पता है, अभी हमें एक्सेलरेशन पता है। अगर दो चीज़ें पता है तो अब हम इसका किसी भी जनरल टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है कि इसकी वेलोसिटी अगर हमको लिखनी होगी तो हम लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमको लिखनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो हम लिख सकते हैं वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। ओके, एंड अब एक्सेलरेशन को हम जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्यू ई बाई एम, दैट इज द आई कैप, एंड टाइम भी हम इसमें ऐड कर देंगे इंटू टी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी जो मिलेगी वो कितना आ जाएगा, v cos थीटा, ओके, एंड प्लस क्यू ई इंटू टी डिवाइड बाई एम, ये आई कैप में वेलोसिटी हो जाएगी, और जो जे कैप की डायरेक्शन है वो वैसे ही रहेगी, जैसे सिंपल जे कैप। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी मिल जाती है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। तो किसी भी जनरल टाइम पे अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है वो भी हम देख सकते हैं, अभी हमने क्लास नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। सो हमारे पास क्या है, x मीन्स r वेक्टर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। हमारे पास r वेक्टर के लिए हम u को देखेंगे तो u हमने लिखा हुआ था v नॉट आई कैप cos थीटा आई कैप प्लस v नॉट इंटू साइन थीटा जे कैप। ओके, एंड इसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो क्यू ई आई कैप बाई एम थी इंटू टी स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। इसको फिर से हम रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो हमको मिलेगा वी नॉट कॉस थीटा प्लस
QE by 2m into t square, okay, this is the I cap plus V नॉट इंटू साइन थीटा जे कैप। ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है किसी टाइम पे, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट को समझना है। इसमें टाइम से आप एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी टाइम से आप मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विथ टी, ओके, जस्ट दिस इज अ सिंपल जेके। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, पार्टिकल की वेलोसिटी हम किसी टाइम पे निकाल सकते हैं। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो वो हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर थी। अगर हम किसी जनरल टाइम पे अगर निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब हम लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी फाइनल स्क्वायर, जो हमने अभी लिखी हुई है हाफ एम, एंड वी फाइनल के लिए हमारे पास क्या आएगा, जरा आप वेलोसिटी को देखिए पहले। तो वेलोसिटी हमने ये निकाली हुई है, ओके। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी लिखते हैं इसको, तो आप लिख दोगे कि v cos थीटा प्लस क्यू ई टी बाई एम, दिस इज द होल स्क्वायर, एंड प्लस v sin थीटा होल स्क्वायर, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, के ई फाइनल इज इक्वल टू 1/2 एम, वी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जिसको हम डायरेक्टली वी स्क्वायर लिख सकते हैं या वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड सेकेंड टर्म जो मिलेगा वो हमारे पास मिल जाएगा क्यू ई इंटू टी बाई एम होल स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म मिलेगा हमें यहाँ पे 2v इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास टर्म्स मिलने वाले हैं। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल हमको पता है, फाइनल हमको पता है, चेंज हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इसकी जनरल मोशन को समझ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम पेपर्स को उठाकर देखें तो वहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। वो कैसा, वो अभी हम समझेंगे। क्या पूछेगा, हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है कि दो प्लेट्स हैं, ये दो चार्ज प्लेट हैं। अगर हम दो चार्ज प्लेट्स लिख रहे हैं और इसको हम बोल देते हैं कि ये कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये कुछ नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये बहुत कॉमन PYQ प्रॉब्लम है जो आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फील्ड की बात करें तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ओके। ये फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो चल रहा है एक इस डायरेक्शन में, स्टार्ट किया है अपना मोशन इस पॉइंट से, दिस इज चार्ज पार्टिकल q मास m एंड टू द मूविंग सम वेलोसिटी v नॉट। अभी ये बहुत ही स्पेशल केस है कि जब हम इनिशियल वेलोसिटी और जो फील्ड का है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका बहुत ही आसान काम हो गया कि हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि दो ही डायरेक्शंस हम ले लें, ये एक एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो u इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप हम लिख देंगे। जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास e माइनस जे कैप हो जाएगी, सिंपल। ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस फील्ड की वजह से जो फोर्स आने वाला है उसको हम लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिल जाएगी क्यू ई बाई एम वेक्टर, और यह हम लिख सकते हैं क्यू ई बाई एम एंड दैट इज माइनस जे कैप। तो हमको फील्ड भी पता चल गया कि फील्ड कौन से डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारे पास फील्ड जो एक्सेलरेशन है वो आएगा फील्ड की वजह से, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमको पता है। इन दोनों का यूज करके हम किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। क्या आएगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जे कैप में,
तो नेचुरल है कि ये पार्टिकल है, अब वो किस डायरेक्शन में चलने वाला है। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चल नहीं सकता, मतलब इस एक्स एक्सिस के अलोंग, डॉटेड लाइन के अलोंग तो नहीं चलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार चलने वाला है, कुछ इस प्रकार चलने वाला है, कहीं इस तरीके से जाके इस पॉइंट पे टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर डिस्टेंस को अगर हम कुछ मान लें कि ये हमारे पास कुछ हाइट h थी, जिस h हाइट से इसको हमने फेंका है, तो ये कुछ दूरी तक जाएगा जिस हाइट को हम r बोल सकते हैं, ये रेंज हमारे पास होगी। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, कि अगर कोई हमारे पास एक बिल्डिंग हो, जैसे अगर मैं बोलूँ एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक पार्टिकल को अगर मैं फेंकूं हॉरिजॉन्टली, तो वो कुछ इस प्रकार कहीं गिरता है ना। तो इस प्रकार से कहीं गिर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसका पाथ भी हमको पता था कि ये पैराबोलिक पाथ होता है, ये पैराबोलिक पाथ है। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, इसके पास एक नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होता था जिसको हम g बोलते थे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम r बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक चीज है। अब रेंज हमको पता है, एक्सेलरेशन पता है, अब कैसे निकालेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम निकाल सकते हैं अगर ये हमें हाइट पता होती थी। तो कैसे हम निकालते थे, हम सिंपली सेकंड इक्वेशन यूज करते थे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को यूज करके, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो इसको हम जीरो बोल के हमने बोला था कि हम h हाइट नीचे जा रहे हैं, h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया। 1/2 एक्सेलरेशन फिर भी नीचे डायरेक्शन में है तो उसको भी हमने नेगेटिव ले लिया, इंटू टी स्क्वायर यूज किया। माइनस कैंसिल होता है, तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आती थी वो अंडर रूट ऑफ 2h/g, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमें समझ में आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। तो हमारे पास ये टाइम है जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस चीज को यूज करेंगे। तो डायरेक्टली हम रेंज का फॉर्मूला क्या लिखते थे, ये लिखते थे वी नॉट इंटू टी। टी अभी हमने निकाला है, इसको पुट करेंगे तो वी नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे तो हमारे पास समझ आएगा कि कैसे करना है। देखो अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो हमको ये सारा आइडिया है कि कैसे करना है। तो इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसको यूज़ करो और यहाँ पे हमारी इसकी रेंज निकालिए और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो यूज़ कर लेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन हमको पता है तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो इन प्लेस ऑफ g हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे a यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ करेंगे, a यूज़ कर लेंगे। अब a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई क्यू ई एंड एम। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इस पार्टिकल के लिए हम निकालते हैं तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। सेकेंड चीज आती है कि इसका रेंज निकालना। तो रेंज के लिए भी अभी हमने समझा कि वो वी नॉट इंटू टी करना है। तो वी नॉट तो हमको पता ही है और टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2h इंटू एम डिवाइड बाई क्यू इंटू ई। ओके, ये हमारे पास रेंज आ जाती है। तो रेंज भी हम निकाल लिए और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिए। अब दूसरा क्वेश्चन रहता है कि सर आप इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कैसे आप बोल पाएंगे। वहां तो हमें समझ आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन था तो पैराबोलिक पाथ था, यहाँ पे आप प्रूफ करके दिखाइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक पाथ है, वो प्रूफ कीजिए। तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी एक इंस्टेंट को हम पकड़ लें और उसके बारे में चर्चा करें। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ लेता हूँ तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये कुछ x, y पॉइंट है। अब x, y जो पॉइंट है उसके बारे में हम लिखते हैं कि मोशन कैसे हुआ है। तो x को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि जो x हुआ है वो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर से होगा।
अब क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है तो ये सेकेंड टर्म 0 होगा, तो आप लिख दोगे वी नॉट इंटू टी सर, ये हमारे पास वेलोसिटी से हम लिख सकते हैं एक्स। सिमिलरली हम y के लिए लिख सकते हैं यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा। अब इस केस में हमारे पास क्या है, यू वाई में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो ये फर्स्ट टर्म 0 होगा, तो y इक्वल टू ये 1/2 एंड एक्सेलरेशन हमको पता ही है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये दो सिंपल हमारे पास इक्वेशंस मिलती हैं, एक एक्स डायरेक्शन की और एक वाई डायरेक्शन की। ये भी इक्वेशन अपने आप में बहुत अच्छी इक्वेशंस है, आप इसको समझ सकते हैं। तो x में खाली t का टर्म आ रहा है और यहाँ y में टी स्क्वायर आ रहा है, तो बेटर है कि हम t को रिप्लेस कर दें और x और y में इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि जो t की वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगी x बाई वी नॉट। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू एक्स बाई वी नॉट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा साफ सुथरा बोलना लेता है तो ये y इक्वल टू क्यू ई इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो आपको ये देखने से समझ आएगा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन मिल रही है यहाँ पे एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एक्स स्क्वायर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये इक्वेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक हमको समझ आता है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये पार्टिकल चल रहा था तो इसकी इक्वेशन बता दीजिए, वो आप बता दिए। रेंज आप निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो अभी मैं इसमें से जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी ये हमारे पास बहुत ही यूजफुल डाटा नहीं है, इसको हमने सब समझ लिया है, ये हमारे पास बेसिक चीज थी। ठीक है, अब जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को समझते हैं। सॉरी, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पार्टिकल पहुंच रहा है, इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट के पास में दो वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में है। तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो तो वी नॉट है और वर्टिकल में जो है वो सिंपल हमारे पास ए इंटू टी है। ओके, तो ए इंटू टी मीन्स क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये हमारे पास वर्टिकल में वेलोसिटी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही कुछ इस प्रकार आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, और ये जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या थीटा। तो हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मीन्स टेन थीटा, ये जो होगा ये वी वाई अपॉन यू वाई के बराबर होगा। ओके, या फिर हम वी वाई ही लिख देते हैं यहाँ पे, वी एक्स के बराबर होगा। तो वी वाई कितना है बेटा, वी वाई होगा क्यू ई बाई एम इंटू टी डिवाइड बाई एंड दिस इज वी नॉट, सिंपल। और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम वी नॉट इंटू टी, ये मिलने वाला है। अब इस पे अगर आप पी वाई क्यू को चेक करेंगे तो लॉट ऑफ पी वाई क्यू आई डिडेंट अटैच इन दिस वीडियो, बट नेक्स्ट वीडियो आई डेफिनेटली आई विल शो यू व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर बिल्डिंग टुडे। ओके, तो एक्चुअली हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैंने पी वाई क्यूज को डाला, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कॉन्सेप्ट में हो रहा था, तो मैंने कॉन्सेप्ट की सीरीज अलग से स्टार्ट की और पी वाई क्यू को मैं सेपरेटली रखूंगा, साथ में रखूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन रहता है, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बेटा। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है जो हमने निकाला है कि कितना अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। तो हमने दूसरा मोशन समझा कि अगर पार्टिकल किसी जनरल एंगल पे है तो कैसे करें, और भी मोशन हो सकते हैं जिसको हमें समझना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर एक पार्टिकल है और वो एक स्ट्रेट लाइन चार्ज वायर है, स्ट्रेट लाइन चार्ज वायर है और इसके अराउंड घूम रहा है। ये किस वायर था और ये चार्ज वायर है तो इसके पास एक चार्ज है।
कुछ इस प्रकार ये हम देख सकते हैं, और इसके अराउंड वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक सर्कल में, इस सर्कल में रोटेट कर रहा है इस पार्ट वायर के अबाउट। ओके, और यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल को क्यू मान लेते हैं, इसका मास m है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है दैट इज r। ओके बेटा, तो ये कुछ स्पीड से मूव करे, तो अब हमको ये जो मोशन है ये भी फील्ड की वजह से हो रहा है, ये भी फील्ड की वजह से हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल अभी नेगेटिव है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए यहाँ पे। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो भी ये इसके चारों तरफ घूम सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अदरवाइज ये रिपेल करके दूर भाग जाएगा, इससे इसके पास नहीं आने वाला है, दूर भागने वाला है अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हमने रखा है, तो चार्ज पार्टिकल अभी इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो अब हमें पहले तो फील्ड पता होना चाहिए कि एक लाइन चार्ज का फील्ड कितना होता है, क्योंकि एक लाइन चार्ज है बेटा। तो लाइन चार्ज है, हमने एक बहुत ही स्पेशल केस लिया कि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग मान लिया है, लॉन्ग लाइन चार्ज है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, पहले हमें फील्ड पता होना चाहिए। तो फील्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम रखेंगे जिसमें डिराइव करेंगे कि ये फील्ड कैसे आता है, बट अभी के लिए हम फील्ड को डायरेक्टली यूज करेंगे। फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, ये हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r, या फिर इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू r। ये हमारे पास सिंपल रिजल्ट है जो हमको याद भी रखना है। ये फील्ड है, ओके, और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है इस पॉइंट लाइन चार्ज की वजह से। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हमने लैम्डा बोला है, ठीक है, निकल जाएगा। आर क्या है, सेपरेशन है, ठीक है, ये हमारे पास सेपरेशन है। अब इस सेपरेशन पे एक चार्ज पार्टिकल हमने माइनस क्यू रखा हुआ है, तो अब इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है। तो क्या फोर्स होगा, ये हमको पहले से पता है, Q इंटू ई होता है, और यही फोर्स को हम M इंटू ए लिखते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम है, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप तुरंत से लिख देना है। लेकिन ये जो एक्सलरेशन है ये इस पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन देने वाला है, या मैं बोलूँ इस पार्टिकल को सर्कल में घुमाने वाला है। जब ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो ये एक्सलरेशन एक्चुअली वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। आप इसको समझिए, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। अब वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है तो हम यहाँ वैल्यूज को पहले प्लेस कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास Q है, ये M है, और फील्ड की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास एक्सलरेशन था, ठीक है। हमने एक r को कैंसिल कर देंगे, और जो v की वैल्यू आने वाली है वो अंडर रूट ऑफ q लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू m आने वाली है। एंड जस्ट सी द ब्यूटी, ये जो v है वो कांस्टेंट है, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो आपको समझ आना चाहिए कि ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ओके, अब वेलोसिटी हमको पता है, नेचुरल है। अब इसके बाद हम इसका बाकी सारी कैलकुलेशन बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि मुझे ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कितना होगा, आप डायरेक्टली बोलोगे सर v बाई आर हो जाएगा, तो आप r से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा 1 बाई आर अंडर रूट दिस इज q इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एम। ये सिंपल आ गया। अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना रहेगा तो भी आप निकालेंगे, आप बोलोगे 2 पाई बाई ओमेगा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ये r हो जाएगा, और ये अंडर रूट में 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एम डिवाइड बाई क्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो ये हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट दिस ऑल स्टफ इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग बेसिक थिंग बेटा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ों को हमें समझना है बालक, तो क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर लाइन चार्ज रहेगा तो भी अगर हमें करना रहेगा तो हम कैसे नहीं करेंगे, ये हमें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो पैरेलल प्लेट थी जिसको हम कैपेसिटर प्लेट भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसकी वजह से फील्ड है, तो भी हमारे पास मोशन पे क्या इम्पैक्ट आता है वो हमने समझा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको समझ में आनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मोशन
तो है, लेकिन वो एसएचएम टाइप का कुछ मोशन है, एसएचएम टाइप का कुछ मोशन है, तो हमें वो समझना है। जैसे अगर मैं इसी एक रिंग को ले लूं, एक रिंग चार्ज है, एक ये रिंग चार्ज है, और इस रिंग चार्ज में इसकी एक्सिस है बेटा, एक एक्सिस हमने यहाँ पे पकड़ी हुई है, एक एक्सिस है इस रिंग चार्ज की, ओके, दिस इज एक्सिस, एंड इस एक्सिस पे ये सेंटर है और इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है बेटा, इस रेडियस, एंड अलोंग दिस एक्सिस एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू रखा है जिसका कुछ मास है m, और इस रिंग का एक चार्ज भी है अपना खुद का, जिसको हम प्लस क्यू बोल सकते हैं बेटा, ये क्यू है, ठीक है। और ये रिंग फिक्स्ड है, आप अभी ये के लिए मानिए रिंग नहीं मूव करेगी और ये चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, और ये जो डिस्टेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार गिवन है कि ये इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से और इस चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो कुछ एक्स है। और अगर हम इस फोर्सेस की पहले बात कर लें कि फोर्सेस क्या लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक रिंग है, तो पहले आप ये याद रखिए कि फील्ड हमें पता होना चाहिए। तो फिर से आपको फील्ड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे भी। तो फील्ड कितना होता है वो आप देखिए, E इक्वल टू ओके के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये फील्ड, फिर से हम इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस होता है, याद रखना हमेशा। ये कैसे होता है बेटा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है रिंग का, तो ये अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड होगा। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता रिंग पे तो अलोंग द एक्सिस टुवर्ड सेंटर होता, ठीक है। ये आपको पहले समझना है, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है। ये फील्ड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव फील्ड है, मतलब रेडियली आउटवर्ड है, आउटवर्ड है इस साइड में। तो फील्ड इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड सेंटर लगने वाला है, टुवर्ड सेंटर लगने वाला है, अपोजिट लगता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स है मतलब ये टुवर्ड सेंटर लगेगा, मतलब ये फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को सेंटर की तरफ पुल कर, अब सेंटर की तरफ पुल करेगा तो ये पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। जब एक बार सेंटर की तरफ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी भी समय के साथ बढ़ेगी। अब क्वेश्चन आता है क्यों बढ़ेगी सर, क्योंकि जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी जो कि बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल टुवर्ड सेंटर जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो है ही इसके पास। वो अलग बात है कि जब ये पार्टिकल सेंटर पे पहुंचेगा तो ये फील्ड जीरो हो जाएगा। कहाँ पे, सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा तो हमारे पास फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, ध्यान रखना है, अभी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल ओपन नहीं रुकेगा। अब ये यहाँ से चलता हुआ दूसरी साइड की तरफ निकल जाएगा और ये चलेगा, लेकिन फोर्स किधर है, अभी भी टुवर्ड सेंटर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी किधर है, बाहर की तरफ है। वेलोसिटी बाहर की तरफ है, फोर्स टुवर्ड सेंटर है। तो अब ये चार्ज पार्टिकल वापस क्या हो रहा है, पुल बैक हो रहा है टुवर्ड सेंटर, लेकिन अभी वेलोसिटी है इसके पास। तो कुछ दूर चलने के बाद उतनी ही दूरी होगी, बाय द वे, कि जितना दूरी से ये इसने मोशन स्टार्ट किया था उतनी ही दूरी पर जाके ये रुक जाएगा। तो अगर ये किसी एक डिस्टेंस से मोशन स्टार्ट किया तो एक डिस्टेंस पीछे की तरफ जाके रुक जाने वाला है, जहां पे इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो सेम डिस्टेंस, ऐसा हमको समझ आना चाहिए मोशन। अब ये मोशन होने वाला है और फिर वहां पे पार्टिकल के ऊपर फोर्स तो अभी भी लगा हुआ है, फोर्स तो जीरो नहीं हुआ। अब फोर्स अगर अभी भी लगा हुआ है मतलब उसको फिर से पुल बैक कर रहा है टुवर्ड सेंटर, तो अब ये सेंटर की तरफ चलना शुरू कर देगा और फिर से ये क्रॉस करेगा सेंटर को और फिर से सीधे राइट हैंड की तरफ पहुंचेगा और फिर जाके फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगा और ये चलता रहेगा। तो ये जो मोशन होने वाला है ये एक ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है, ओके, ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है। अभी मैंने एसएचएम नहीं बोला है, ध्यान देना, ये एसएचएम नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि एक ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है या ऑसिलेशन होने वाला है, ओके। ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है
कि ठीक है सर ये ऑसिलेशन होगा, ये हमको समझ आ गया। और ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स है जो बार बार इसको सेंटर की तरफ ला रहा है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ला रहा है। तो वो जो फोर्स है अगर हम उसको लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे चार्ज विद साइन हमको लिखना है इंटू ई। तो ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये जो फोर्स है इसको हम कैपिटल क्यू लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिंग का चार्ज है उसको कैपिटल क्यू लिखा गया है। तो के कैपिटल क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास फोर्स आ गया और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं टर्म्स को। ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बेटा, ओके, into x. This is a very basic thing that you have to understand it. तो ये हमारे पास एक फोर्स आने वाला है, ठीक है, फोर्स आ गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये x बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो क्या होने वाला है वो समझते हैं। ठीक है, तो अभी समझते हैं उस चीज को। तो इसमें से इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं जो हम अभी समझ चुके हैं यहाँ से, ठीक। और इस डाटा को हम थोड़ा ऊपर की तरफ अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है। अब इस फोर्स को यूज करके अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं बोलता हूं कि इफ x इज मच लेस देन r, x इज मच लेस देन r, अगर x मच लेस देन r है तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लगभग आर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोले कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो पावर है 3/2 जो इसको बना देगी आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 जो कि आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये हमें समझ आता है। तो आर क्यूब बन गया। तो अब हम इस फोर्स को फिर से लिख सकते हैं कि फोर्स आ गया सर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर क्यू एक्स। अगर आप सही से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये फोर्स ठीक ठीक वैसा ही फोर्स है जो फोर्स F इज इक्वल टू एम ए हम जो लिखते हैं वहां से। और इसमें जो एक्सलरेशन मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत वैल्यू मिलने वाली है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यू इंटू एक्स। ये हमारे पास कुछ एक्सलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, और इस एक्सलरेशन को आप अगर समझें तो आपको समझ आएगा कि ये जो ब्रैकेट है ये कांस्टेंट वैल्यू और ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वैसा ही वैल्यू है जो हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं जो कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है जो कि अंडर रूट ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यू है, जो उससे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू एम इंटू आर क्यू अपॉन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये हमारे पास टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमने इस मोशन को भी समझा कि अगर हमारे पास एक रिंग रखी हुई है तो उसके मोशन को अगर हम देखें तो कैसा कुछ मोशन होने वाला है ये आपको समझना है। ठीक है, एक और चीज है मैं आपको समझाता हूं कि सॉरी, अगर यहां पे ये कुछ इस प्रकार का मोशन है कि कैपिटल क्यू चार्ज है पॉजिटिव और ये भी कैपिटल क्यू चार्ज है और ये ओरिजिन से एक बराबर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 0, ए पे रखा हुआ है और ये कुछ 0, -ए पे है। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसको माइनस क्यू बोल सकते हैं जिसका मास m है और ये डिस्टेंस है x, 0। तो ठीक ठीक अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी मोशन कुछ इसी प्रकार का मोशन है जो अभी हमने पढ़ा है।
तो इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो ये एक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, और इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, ये भी अट्रैक्ट करेगा। अगर इस फोर्स को हम F बोल रहे हैं तो ये भी F होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाले हैं। और इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो अगर ये कुछ एंगल थीटा है तो डेफिनेटली बात है कि ये भी थीटा रहेगा। तो इनके दो कंपोनेंट आने वाले हैं, एक कुछ इस प्रकार रहेगा अलोंग द लाइन और एक कुछ परपेंडिकुलर की तरफ रहेगा। ठीक उसी प्रकार इसके भी एक दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, एक परपेंडिकुलर होगा और एक अलोंग द लाइन होगा। तो ये परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल होंगे, तो अलोंग द लाइन वाले रहेंगे। तो इसके बाद मतलब हम नेट फोर्स को हम यहाँ पे 2F cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हम लिख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है कि फोर्स कितना है, तो फिर से वही बात होगी कि सर फोर्स तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू इंटू क्यू बाई आर। अब आर कितना है वो देखना, थोड़ा सा देखना वाला काम है। तो ये डिस्टेंस कुछ इस प्रकार है बेटा, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस है ए, ये एक्स है, तो ये डेफिनेट से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल थीटा है बेटा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एफ आ गया। और अगर हमको एफ नेट निकालना रहेगा तो एफ नेट निकालने के लिए आप बोल देंगे कि सर एफ नेट इंटू जो 2F है, 2 इंटू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। और cos थीटा की वैल्यू इसी ट्रायंगल को यूज करके हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स अपॉन अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं टर्म्स को, तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स आने वाली है। अब क्योंकि ये भी फोर्स हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है तो हमें यहाँ पे भी माइनस लगाना चाहिए था, यहाँ पे भी माइनस लगाना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस लगाना चाहिए। तो ये रिजल्ट भी कुछ कुछ वैसा ही रिजल्ट दिख रहा है जो था हमने अभी रिंग के लिए देखा था। ये पॉइंट चार्ज के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक ठीक वैसा ही रिजल्ट हमको यहाँ नजर आ रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ओके, बस एक एक्स्ट्रा टर्म 2 वाला हमको यहाँ नजर आ रहा है, बाकी तो लगभग वैसा ही है। तो इस रिजल्ट में भी फिर से हम वही बातें बोल सकते हैं कि अगर जो x है वो बहुत छोटा मान लिया जाए इन कंपैरिजन टू a, तो फिर क्या होगा, फिर वैसा ही मोशन होगा कि ऑसिलेटरी मोशन होगा जो SHM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि a जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू x, और या x बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में, तो उस समय हमारे पास क्या होने वाला है वो समझते हैं। तो एफ नेट की वैल्यू हम लिख देंगे दैट इज -2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, मतलब ये ए क्यू के बराबर हो जाएगा, और इसको हम एक्स लिख सकते हैं। फिर से ये ब्रैकेट वैसे ही हम लिख सकते हैं कि ये बराबर m इंटू ए है, जो कि ए की वैल्यू हम लिख देंगे -2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन m इंटू ए क्यू एंड दैट द x। ठीक ठीक वैसी ही इक्वेशन SHM की इक्वेशन होती है जो हम पहले से जान रहे हैं। ओके, और उस इक्वेशन को भी हम यहाँ लिख देते हैं कि ये a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से ऑन कंपेरिजन करने पर, जो कि अंडर रूट ऑफ 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन m ए क्यू के बराबर रहेगी। तो होप ये समझ आ रहा होगा आपको। तो बहुत ही एक आसान सा रिजल्ट हमने निकाला है। आप टाइम पीरियड की वैल्यू आप एक बार सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है, t इक्वल टू 2π/ω करना होगा, और उस रिजल्ट को आप निकाल के कमेंट सेक्शन में डालिए, अच्छा लगेगा देखेंगे। थैंक यू सो मच।